ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहासा तड़पने लगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑनलाइन में। तो चलिए आज की सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो फटाफट कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और छापते रहिए। हम लेक्चर देते जाएंगे, आप छापते चलिएगा मेरे दोस्त। इसलिए छापने से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से सेशन को शेयर करो। फटाफट सेशन को शेयर कर दो मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर। जब जीवन में संघर्ष और तकलीफ ना हो तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो तुम्हारे सीने में आग लगनी होगी, तुम्हारे सीने में आग लगानी होगी मेरे दोस्त। और जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि स्टार्ट होने में थोड़ा भी लेट ना करें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं पर्वत की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि पर्वत होता क्या है, पठार होता क्या है, मैदान क्या होता है। पहले हम पर्वत की बात करेंगे, उसके बाद पठार की, मैदान। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। ज्योग्राफी में इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पर्वत क्या होता है। पर्वत मेरे दोस्त आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। इस पर पेड़ दिखलाई देगा, ये सब पर पेड़, और इस प्रकार कांटेदार नोखीलेदार होता है। कहीं पर भी पर्वत देखिएगा इस प्रकार दिखाई देगा। पर्वत का फिगर इसी प्रकार होता है। मतलब सीधा सिंपल में समझ जाइए मेरे दोस्त कि ऐसा जगह पहाड़ या चट्टान होता है, या एक पहाड़, इसको हम लोग पहाड़ भी बोलते हैं, लेकिन यह चट्टान का बड़ा सतह होता है। चट्टान का बड़ा सतह होता है, चट्टान का सतह होता है। यह चट्टान का एक सतह होता है जिसकी ऊपरी सतह क्या होती है, कांटेदार होती है या नोकीलेदार होती है, पर्वत कहलाती है। तो पर्वत का डिफिनीशन आप लिख लीजिए। ऐसी जगह जो चट्टान या पहाड़ हो जिसकी ऊपरी सिरा कांटेदार या नोकीलेदार हो, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। फटाफट छापते चलिए आगे बढ़ते हैं। पठार पे पर्वत समझ गए होंगे, जो कांटेदार होता है, उसकी ऊपरी सिरा जो होती है नोकीलेदार होती है, त्रिभुज के आकार का होता है, पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। बात करते हैं हम पठार की, तो पठार का जो ऊपरी सिरा होता है इस प्रकार होता है। आपको जो आपके YouTube पे इसका थंबनेल लगा होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि पर्वत, पठार और मैदान का फिगर दिया हुआ होगा। पठार किस प्रकार का होता है, मैदान किस प्रकार का होता है और पहाड़ किस प्रकार का होता है। तीनों का हमने थंबनेल में फ़ोटो दे दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि पर्वत, पठार किसे कहते हैं। पठार का ऊपरी सिरा इस प्रकार का होगा, पठार का ऊपरी सिरा जो होगा इस प्रकार का होगा। मतलब जिसका ऊपरी सिरा समतल हो या हल्का उभरी खुबरी हो, मतलब ऐसी होती है, इसे पठार कहते हैं। पठार इसी प्रकार का होता है। तो आप यहाँ से सीधा समझ जाइए कि जिसका ऊपरी सिरा नोकीलेदार या कांटेदार हो, जो त्रिभुज के आकार का हो, उसे पर्वत कहते हैं। जिसका ऊपरी सिरा बराबर हो, समतल हो या हल्का उभरी खुबरी हो, उसे पठार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मैदान की बात करते हैं। तो मैदान की बात कीजिएगा
तो मैदान आप देखे होंगे जो समतल होता है। मैदान क्या होता है? समतल होता है, जिसका ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो समतल हो उसे हम लोग मैदान कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कॉपी में, जल्दी से छाप लीजिए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो समतल हो उसे हम लोग मैदान कहते हैं। उसको हम लोग मैदान के नाम से जानते हैं। जिस मैदान पे हम लोग रहते हैं वही मैदान हुआ। इस पे हमारा घर है, जहां हम खेलते हैं, उसी को हम लोग मैदान कहते हैं। तो मेरे दोस्त जल्दी से अपने कॉपी में छाप लो कि पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत के बारे में जान गए कि जिसकी ऊपरी सतह कांटेदार या नुकीलेदार हो उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। पठार की बात करेगा तो पठार किसको कहते हैं? जिसका ऊपरी सतह समतल हो या उबरी खुबरी हो, जो पर्वत के पहाड़ के आकार का हो लेकिन उसकी ऊपरी सिरा क्या हो? समतल हो या हल्का उभरी खुबरी हो। इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, उसको हम लोग पठार कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर जो समतल क्षेत्र होता है, जो बराबर का मैदान को कहलाता है, जो समतल क्षेत्र होता है बराबर का मैदान कहलाता है। तो जल्दी से मेरे रसगुल्ला छाप लो, अपने कॉपी में छाप लो। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से होता है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। 2 दिन बची है MTS वालों के लिए, 5 तारीख से एग्ज़ाम होना है उनके लिए, और इसमें 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आएगा। तीन से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो MTS वाले बच्चे जल्दी से छाप लो, छाप लो। फिर यह मौका तुमको फ्री में कभी नहीं मिलने वाला है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की जनसंख्या के अनुसार, विश्व की जनसंख्या के अनुसार, विश्व की जनसंख्या के अनुसार पर्वत पर निवास करने वाले व्यक्ति, पर्वत पर निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या के अनुसार पर्वत पर निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है? तो पर्वत पर निवास करने वाले विश्व की जनसंख्या का 1% व्यक्ति जो है तो पर्वत पर निवास करता है। कितना प्रतिशत? 1% व्यक्ति कहाँ निवास करता है? पर्वत पर निवास करता है। इसी पर्वत पर 1% मात्र व्यक्ति, विश्व की जनसंख्या के दृष्टि के अनुसार 1% व्यक्ति पर्वत पर निवास करता है। फटाफट छापते चलो, छापते चलो। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व की जनसंख्या के अनुदृष्टि से, विश्व की जनसंख्या के दृष्टि से पठार पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या के दृष्टि से पठार पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 9% व्यक्ति इसका आंसर होगा। 9% व्यक्ति विश्व की जनसंख्या की क्षेत्रफल, विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 9% व्यक्ति पठार पर निवास करती है। मतलब 9% व्यक्ति जो है इस पठार पे रहते हैं, 1% व्यक्ति ऐसे पहाड़ पे निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की जनसंख्या के हिसाब से, विश्व की जनसंख्या के हिसाब से, विश्व की जनसंख्या के हिसाब से मैदान की बात करेगा। मैदान पर निवास करने वाले व्यक्ति कितने होते हैं? तो छाप लो 90% व्यक्ति जो होता है विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से पृथ्वी के चारों ओर जो समतल मैदान है उस पे निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या के दृष्टि से 90% व्यक्ति मैदान पे निवास करते हैं, जैसे हम लोग निवास करते हैं, आप लोग निवास करते हैं, ये हम लोग मैदान पे होते हैं। हमारा पूरे विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से आपसे बात करेगा कि पहाड़ पे कितने प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं? तो मात्र 1% व्यक्ति पहाड़ पे निवास करते हैं। अब समझ जाओ कितना बड़ा विश्व है, कितना बड़ा क्षेत्र है, और उसका मात्र 1% व्यक्ति पहाड़ पे रहता है। हम लोग इस एरिया में रहते हैं और वो इस एरिया में रहता है। अब जान जाइए
पहाड़ कहाँ कहाँ है आपके? कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे आप वैष्णो देवी जाते हैं घूमने, या और सारे जगह पे है, तो वो सब मात्र 1% के अंदर आता है। पठार की बात करेगा तो आप झारखंड चले जाइए, गया चले जाइए, ये सब पठारी इलाका है, वो सब 9% व्यक्ति के अंदर आता है। 9% व्यक्ति के अंदर आता है। तो वैसे व्यक्ति जो 9% है, जो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से पठार पे निवास करते हैं, और हम लोग पूरे विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 90% व्यक्ति प्लेन भूभाग, जो समतल हो, जहां हम लोग बैट बॉल खेलते हैं। एक बार तो बैट बॉल खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन हम लोग बैट बॉल खेल सकते हैं, तो हम लोग 90% के अंदर आते हैं। हम लोग 90% व्यक्ति मैदान पे निवास करते हैं। जल्दी से छाप लो। फिर बढ़ते हैं आगे। मेरे रसगुल्ला मेरे शेर, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे क्या पूछेगा? रसगुल्ला से मेरा क्या पूछेगा मेरे दोस्त? तो पूछेगा तुमसे विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से। आवाज आओ, बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है? तो मेरे शेर मेरे लल्ला 26% भाग पर, पूरे विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से 26% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। मतलब सीधा समझ जाइए, ये पृथ्वी है, इस पे ऐसा एक बना लो, कहाँ गया जी? ये 26% भूभाग पर ये क्या है? पर्वत है। मतलब पृथ्वी के पूरे पृथ्वी पर 26% भूभाग पर पर्वत है। अब पठार की बात करेगा, कितना प्रतिशत विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार है? तो पठार की तुमसे बात करेगा तो 33% भूभाग पर, मतलब 33% भूभाग पर पठार है। क्या है? 33% भूभाग पर पठार है, 26% भूभाग पर पर्वत है। मतलब पृथ्वी की पूरी सतह पर 33% जो सतह है उस पर पठार है, 26% जो जगह है वो पर्वत से घिरी हुई है, बाकी बच गया 41%, बाकी बच गया 41%। यह मैदान है, यह मैदान है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। तब समझ जाइए 26% भूभाग पर मात्र 1% रहने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। अब इसी से आप समझ जाइए कि कितनी जनसंख्या हो सकती है, कितना आबादी हो सकता है आपके क्षेत्र में, कितनी घनी बस्ती हो सकती है। कि मतलब 1% जो व्यक्ति रहता है वो 26% भूभाग पे रहता है, जो 9% व्यक्ति रहता है पठार पे वो 33% भूभाग पे फैला हुआ है। लेकिन जो 90% व्यक्ति जो मैदान में रहते हैं, 90%, वह मात्र 41% मैदान है, 41% मैदान है। और उसी 41% में विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 90% व्यक्ति इस पे निवास करते हैं। तो फटाफट छापो मेरे शेर, मेरे रसगुल्ला, छाप लो। यह मौका दोबारा कभी नहीं आएगा, यह मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा मेरे रसगुल्ला। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो सारे फरफराते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंख सबके पास होता है, लेकिन जिसके पास हौसला होता है, हौसलों से उड़ान होती है मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर। इसलिए इस बार चूकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना भी 41% पर रहेंगे हम उससे बेहतर होंगे। इस बार एक सीट आपको पक्का करना है, इस बार नहीं चूकना है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई, समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई, समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से लाइन कट गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कितना भी गर्मी रहे हम बाजी नहीं हारेंगे, हम आपको पढ़ा करके छोड़ेंगे, हम आपके एग्जाम को निकाल करके छोड़ेंगे। समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई पूछेगा तो समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। समुद्र तल से मान लो ये समुद्र है, ये नीचे पानी है और ये पर्वत है,
ये पर्वत है। समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर होनी चाहिए। होता नहीं है 1000 मीटर, कम से कम जो होगा, जिसकी कम से कम हाइट समुद्र तल से 1000 मीटर होगी, 1000 मीटर होगी, वही हमारा पर्वत कहलाएगा। कम से कम 1000 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए समुद्र तल से, तब वो जाके पर्वत कहलाएगा। अब पठार की बात करते हैं तो समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से, ये नीचे समुद्र है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर कम से कम होगी। कम से कम कहेगा, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। किसको? पठार के लिए, पठार के लिए। और पर्वत के लिए पूछेगा कि सबसे कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर होनी चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए समुद्र तल से, तब जाके वो मेरा पर्वत कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्वत, पठार और मैदान की गणना किस श्रेणी में होती है। पर्वत, पठार, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान की गणना किस श्रेणी में होती है, किस श्रेणी में होती है। पर्वत, पठार और मैदान की गणना किस श्रेणी में होती है, तो जान जाइए श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। श्रेणी की बात करेगा तो 3 श्रेणियां होती है, 3 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी होता है, दूसरा श्रेणी होता है, तीसरा श्रेणी होता है। तो आपसे बात करेगा कि प्रथम पर्वत, पठार और मैदान की गणना किस श्रेणी में की जाती है, तो पर्वत और पठार मैदान की गणना हमारे दोस्त द्वितीय श्रेणी में की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, छाप लो, पर्वत, पठार और मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं, महादेश, महासागर की गणना, महादेश, महासागर की गणना किस श्रेणी में होती है। महादेश, महासागर, महादेश और महासागर की गणना किस श्रेणी के अंदर होती है, तो महादेश और महासागर की गणना किस श्रेणी के अंदर होती है, तो महादेश और महासागर की गणना प्रथम श्रेणी के अंदर होती है। प्रथम श्रेणी याद रखिएगा मेरे दोस्त, छाप लो। प्रथम श्रेणी के अंदर महादेश और महासागर आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंदर पर्वत, पठार और मैदान आता है। और हिम द्वारा स्थलाकृत, और हिम द्वारा स्थलाकृत या वायु द्वारा स्थलाकृत जो भी पर्वत होते हैं, जो भी क्षेत्र होता है, हिम द्वारा या स्थलाकृत या वायु द्वारा स्थलाकृत जो जगह होता है, जो क्षेत्र होता है, हिम द्वारा या वायु द्वारा स्थलाकृत, वो तृतीय श्रेणी के अंदर होता है। किस श्रेणी के? तृतीय श्रेणी के अंदर होता है। किस श्रेणी के? तृतीय श्रेणी के अंदर होता है, हिम द्वारा या वायु द्वारा। मतलब रेगिस्तान की बात करेगा, या जो बर्फ़ से जमकर चट्टान बन जाती है, बर्फ़ से जमकर जो पहाड़ बन जाती है लेह लद्दाख में, उसकी बात करेगा, तो वो किस श्रेणी में आता है, तो तृतीय श्रेणी के अंदर आता है। हिम द्वारा बना मतलब बर्फ़ के द्वारा बना हुआ, या वायु द्वारा मतलब जैसे बालू से बन जाता है, वायु के कारण जो बालू से बन जाता है, वो सब तृतीय श्रेणी की गणना में होती है। जल्दी से फटाफट छाप लो मेरे शेर, मेरे रसगुल्ला, तक हम पानी पी लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है, उस जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जो तुम्हें कहे कि ये तुमसे नहीं हो सकता, यही तो मुझे करना है, तुम्हें नौकरी लेनी है और इसके लिए तुम्हें वह काम करना होगा। तुम्हारे अगल बगल वाले कहते होंगे तुमसे ये नौकरी वोकरी नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें सबसे बड़ी खुशी उस दिन होगी जब तुमको नौकरी होगी, और बगल वाले जड़ते रह जाएंगे, आग लग जाएगी उनके शरीर में, तुमको कुछ नहीं होने वाला। फट से आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे जावा चीता। लाइट गिर गई, जल्दी से आगे बढ़, लिखती है, छापते चलो मेरे दोस्त। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है?
तो हिमालय, अब आते हैं पर्वत श्रृंखला में। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत को मोरदार पर्वत कहते हैं, मोरदार पर्वत भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बलित पर्वत को मोरदार पर्वत भी कहते हैं। मतलब हिमालय पर्वत है किसकी श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत का श्रृंखला है, जिसको हम लोग मोरदार पर्वत भी कहते हैं। इसका बलित पर्वत का सबसे सिंपल सा ट्रिक क्या है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। तुमसे बलित पर्वत किसी भी एग्जाम में पूछेगा, तुम नहीं छोड़ोगे उस ट्रिक से। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू अंट, हाउ आर यू अंट लिख लीजिएगा, कॉपी में छाप लो। यह ट्रिक तुमको कोई नहीं बता सकता है। यह ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सिर्फ करना है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बलित पर्वत का उदाहरण क्या है, तो तुम कह दोगे हाउ आर यू अंट। हाउ से हो गया हिमालय, हाउ से हो गया हिमालय, आर से हो गया आल्पस, आ से आल्पस, आ से हो गया आल्पस, यू से यूराल, रॉ से हो गया रॉकी, रॉ से रॉकी, और अंट का हो गया एंडीज, ए से एंडीज, एंडिल नहीं एंडीज, एंडीज, ए से ए फॉर हो गया एंडीज, एंडीज। तो हाउ आर यू अंट यह बलित पर्वत का उदाहरण है। हाउ से हा से हिमालय, आर से आल्पस, यू आर से रॉकी, यू से यूराल, और ए से एंडीज। हाउ आर यू अंट हिमालय, आल्पस, रॉकी, यूराल और एंडीज, यह सब बलित पर्वत के उदाहरण है। मतलब ये सारे के सारे पर्वत क्या है? मोरदार पर्वत है। क्या है? मोरदार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकी और एंडीज, ये 5 पर्वत जो होते हैं, ये 5 पर्वत क्या है? मोरदार पर्वत का उदाहरण है, जिसको हम लोग बलित पर्वत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर। चूकना नहीं है इस बार चूक गए तो फिर तुम नहीं आगे बढ़ सकते, इसलिए छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण, अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण तुमसे पूछेगा तो फ्यूजियामा, 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 फ्यूजियामा जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, इसको हम लोग ज्वालामुखी भी कहते हैं। फ्यूजियामा पर्वत जो है ज्वालामुखी है, यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी है और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ से सिर्फ आपके आँख के गोला निकलता है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली भी है। अरावली, अरावली अपशिष्ट पर्वत का है। अपशिष्ट पर्वत, यह अपशिष्ट पर्वत था, यह अवशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण, सॉरी, यह अपशिष्ट पर्वत नहीं, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो होता है वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तुमसे बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? तो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। कौन है? अरावली जो है सो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो ये फ्यूजियामा का जो पर्वत है, मतलब ज्वालामुखी का जो पर्वत है, वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। इंसान से ही गलती होता है, कुत्ता से नहीं, बिल्ली से नहीं होता। गलती सबसे होता है लेकिन इंसान से ज़्यादा होता है, इसके लिए सॉरी। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, मतलब फ्यूजियामा जो है नहीं होगा। फ्यूजियामा इसका आंसर होगा। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, यह ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ आग के गोला निकलता है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली का पर्वत है। क्या है? अरावली का पर्वत है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण तत्व से हुई? हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति,
हिमालय की उत्पत्ति किस किस भूसंतति से हुई? भूसंतति से हुई। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस, क्या है? टेथिस, टेथिस सागर था। टेथिस क्या है? एक सागर था। टेथिस एक सागर है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? बहुत सारे, जब सागर में बहुत सारे प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, वो लेयर बाय लेयर चलते जाते हैं, पानी अलग चली जाती है, वो एक प्रकार से क्या होता है, जमते जमते लेयर बाय लेयर ऊंचा होते गया और धीरे धीरे वह हिमालय की उत्पत्ति उसी से हुई। वह सागर क्या है? टेथिस सागर जो है उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। मतलब टेथिस सागर से ही हिमालय निकला हुआ। छाप लो मेरे दोस्त। विश्व की सबसे लंबी पर्वत तुमसे पूछेगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत पूछेगा। सबसे लंबी पूछेगा। किसकी? विश्व की सबसे लंबी पर्वत पूछेगा तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज है। सबसे लंबी पर्वत एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज है। छाप लो। विश्व की सबसे लंबी पर्वत क्या है? एंडीज है। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एंडीज पर्वत जो है, या ये एक पर्वत है एंडीज, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एकांकगुआ है। क्या है? एकांकगुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तुमसे पूछेगा तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ है। एकांकगुआ मेरे दोस्त यह भी एक पर्वत है और सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा पर्वत या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तुमसे पूछेगा। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत थी एंडीज, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तो एकांकगुआ होगा। छाप लो, जल्दी से छाप लो। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तुमसे पूछेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किसका? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तुमसे पूछेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तुमसे पूछेगा तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तुम्हारा हिमालय है। आगे लिखो। आगे बढ़ते हैं। छापो जल्दी से। अफ्रीका का सबसे पर्वत शिखर कौन है? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो माउंट किलिमंजारो। क्या होगा? माउंट किलिमंजारो। ये आपका आंसर होगा क्या? माउंट किलिमंजारो जो होगा अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर होगा। अफ्रीका का कहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो माउंट किलिमंजारो जो होगा आपका अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर होगा। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। क्या है? ऊंची पर्वत। तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर इसके आगे कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त कल इसी क्लास में इसके आगे, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस बार छोड़ना नहीं है। इस बार आपको एक सीट पक्का करना है एमटीएस का। 5 तारीख से एमटीएस की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, इसलिए छोड़ना नहीं है। एक सीट को पकड़ लेना है मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे रसगुल्ला। सभी को बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।